ओके फाइन, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में पॉलिटी स्टार्ट किया था एंड हम लोगों ने पार्लियामेंट को डिस्कस किया था, लोकसभा एंड राज्यसभा। सो आज हम और आगे चलेंगे और देखेंगे क्या क्या पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं आज। बट yes, before starting the class, again, I'm going to ask some questions related to last class. So I think hope you all are ready. Should I start? यस सर। Yes, Okay, sir. thank you. So well, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है दीपिका मिश्रा से। हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर हम लोगों को, सरकार को, गवर्नमेंट को पैसा विड्रॉ करना है तो किसकी परमिशन, किसकी अथॉरिटी और कंसेंट हमें असेंशियल होगी? Parliament of लोकसभा India. की। ओके, सो पार्लियामेंट लोकसभा स्वाति ने शायद बोला Parliament. यस करेक्ट, पार्लियामेंट है ना। तो जब हम बात करें पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यस करेक्ट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो पार्लियामेंट का ना लोकसभा और राज्यसभा दोनों। यस राइट, वेरी गुड स्मृति, करेक्ट है। चलो ठीक है, राइट नीरू, अपर्णा ने भी आंसर सही दिया। अच्छा, फिर जल्दी से आगे नेक्स्ट पर चलते हैं। कल मैंने आपके साथ एक आर्टिकल डिस्कस किया था 108। तो पहले तो कृतिका मेरे को ये बताओगे कि व्हाट इज 108 एंड हम लोगों ने 108 को किस किस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था, मींस कौन कौन से पॉइंट उस 108 में नहीं आएंगे। ओके राइट, वेरी गुड अपर्णा। अनुभूति राघव ने भी आंसर सही दिया है, ज्वाइंट सिटिंग। ज्वाइंट सिटिंग के लिए। यस करेक्ट रहमान। सो ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा और राज्यसभा की। लेकिन कौन से दो टॉपिक होंगे जिसपे हम ज्वाइंट सिटिंग को कंसीडर नहीं करेंगे? जैसे आपका मनी बिल नहीं, और बजट में शायद। बजट। नीरू ने बोला है बजट। अच्छा, देयर विल there will be no joint sitting for money bills and constitutional amendment bills. वेरी गुड अपर्णा, करेक्ट है। तो आपने बिल्कुल सही बोला और आपने चैट सेक्शन पे भी सही लिखा कि ज्वाइंट सिटिंग जो है हम लोग मनी बिल में नहीं बुलाते, क्योंकि मनी बिल में सिर्फ लोकसभा का रोल होता है, राज्यसभा का रोल नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मनी बिल रिलेटेड है टैक्स से, मनी से रिलेटेड है, और राज्यसभा में जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो डायरेक्ट जनता जनार्दन के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। फॉर दैट रीजन हम उनसे खाली 14 डेज के लिए पूछेंगे, अगर वो हाँ करे तो भी ठीक, ना करे तो भी ठीक। और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ज्वाइंट सिटिंग में अगर हम लोग उन दोनों को बुलाते हैं तो फिर कहीं ना कहीं लोकसभा के फेवर में वो जा सकता है। फॉर दैट रीजन दोनों हाउस अलग अलग उसको पास करेंगे। चलो ठीक है, डन है, वेरी गुड। अच्छा, फिर आप मेरे को ये बताओ, हमने डिस्कस किया था कि दो टर्म मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, वोट ऑन अकाउंट और एक इंटरिम बजट। तो सबसे पहले वोट ऑन अकाउंट के बारे में नीरू आप मेरे को समझाओगे, व्हाट इज वोट ऑन अकाउंट? यस, वोट ऑन अकाउंट कब गवर्नमेंट लेकर आती है और क्या उसका पर्पस होता है? बजट सेशन से अगर पहले इलेक्शन हो जाए और टाइम उसके पास ज्यादा रहेगा, तो उस 2 से 3 महीने के लिए, मान लीजिए मई में इलेक्शन है और अब मार्च से पहले उनको देना है, तो मई का भी कैलकुलेट करेगा, ऐसा ही कुछ है। उसके लिए बजट लेना पैसे। अच्छा, प्रॉपर नहीं बोल पा रहा हूँ लेकिन समझ रहा हूँ। नहीं नहीं, हम आपकी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन ये आप वोट ऑन अकाउंट बता रहे हो या इंटरिम बजट? इंटरिम बजट। अच्छा, इंटरिम बजट आप बता रहे हो, ठीक है। सर, जो इंटरिम बजट होता है वो कुछ टाइम के, कुछ पर्टिकुलर मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए निकाला जाता है बजट में से, ताकि कोई भी काम रुके ना नेक्स्ट इलेक्शन तक के। ठीक है। तो वैसे तो देखो, पॉइंट ये है, आप लोग शायद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। वोट ऑन अकाउंट बड़ा सिंपल था एंड मेरे ख्याल से अपर्णा ने आंसर दिया है कि 1/6 ऑफ द फंड रिक्वेस्टेड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। हाँ, मतलब कोई गवर्नमेंट का टाइम खत्म नहीं होने जा रहा, कोई गवर्नमेंट का लास्ट ईयर नहीं है। वोट ऑन अकाउंट तो बड़ा सिंपल है कि मैंने बजट रखा है और ऑपोजिशन ने उसको डिले कर दिया बिकॉज किसी भी रीजन की वजह से, ड्यू टू एनी रीजन, और मुझे अब 1 अप्रैल अप्रोच कर रहा है एकदम, और मुझे कंट्री को रन करना है, मेरे पास पैसे नहीं है, नए फाइनेंशियल ईयर के लिए मेरे पास बिल्कुल भी फंड्स नहीं है। तो मैं उनको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर आप मेरे को परमिशन दे दो, मैं 1/6 तो लॉकर में से कम निकालूं ताकि मैं अपनी कंट्री को रन कर पाऊं। बाकी आप मेरे से और 2 मंथ्स ले लो, हम डिस्कशन और करते हैं आगे, लेकिन अभी मुझे कुछ पैसा दे दो देश को चलाने के लिए। तो ये वोट ऑन अकाउंट है, सिंपल। इसमें कोई गवर्नमेंट का टाइम वाइम नहीं खत्म होने जा रहा। इंटरिम बजट वो है कि जब इलेक्शन आने वाले हैं और गवर्नमेंट का लास्ट ईयर है, तो फिर वो उसी टाइम पीरियड के लिए ही बजट बनाएगी जिस टाइम पीरियड के लिए, जिस मंथ तक वो है, तो उसको हम लोग इंटरिम बजट बोलते हैं। फिर वो नए इलेक्शन होंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, वो रिमेनिंग मंथ्स के बजट बनाएगी।
चलो अच्छा ठीक है, डन। तो होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आप जल्दी से मेरे को ये बताओ कि जब हम प्राइम मिनिस्टर की बात करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से होना चाहिए और राज्यसभा से? यस स्वाति, स्मृति। Must Sir, be a can be by members the of house. one of the houses within 6 months. ओके यस, क्योंकि ये मैटर नहीं करता कि वो लोकसभा से या राज्यसभा से, आइदर लोकसभा और राज्यसभा कहीं से भी हो सकता है। और जब उसका अपॉइंटमेंट हो एज ए प्राइम मिनिस्टर तो ही और शी मस्ट बी द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। यस Yes, रहमान। सर अगर वो नहीं भी है तो उसे Not necessary. विदिन 6 months उसको पार्लियामेंट वो एमएलए या फिर कहीं से एमएलए नहीं, एमपी। सॉरी हाँ, एमपी इलेक्शन के थ्रू वो बन सकता है, उसके पास इतना टाइम होता है 6 month का। करेक्ट करेक्ट। तो अगर वो नहीं भी है तो जैसे हमने मनमोहन सिंह का एग्जांपल डिस्कस किया था कि मनमोहन सिंह को बाद में राज्यसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्होंने बना दिया, आसाम स्टेट से उसको विन करवाया डॉक्टर मनमोहन सिंह को। चलो ठीक है, डन। तो वो लोकसभा राज्यसभा से कहीं से भी बन सकता है। अच्छा, फिर आप मेरे को ये बताओ, उसके बाद हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था एंड हमने कुछ टर्म डिस्कस, एक ये बताओ सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट हमने किस एक्ट में इसको ऐड किया इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन? यस नीरू, अनुभव, अनुभूति। Government of India Act 1935. यस वेरी गुड, करेक्ट। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में हमने सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट को ऐड किया था। राइट अपर्णा, वेरी गुड, करेक्ट है। अच्छा, उसके बाद आप जल्दी से ये बताओ, हमने फिर पॉइंट डिस्कस किया था कि ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जब हम डीपीएसपी की बात करते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, तो इसमें से कौन कौन से ऐसे पॉइंट हैं जो गांधीयन प्रिंसिपल्स को फोकस करते हैं? अगर मैं आपको ऑप्शन दूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, पंचायत सिस्टम, कॉटेज इंडस्ट्रीज एंड वर्कर्स को रीजनेबल अपॉर्चुनिटीज देना, इनमें से पंचायत कौन सिस्टम पंचायत एंड जो कॉटेज। करते हैं वो है पंचायत। पंचायत सिस्टम और कॉटेज इंडस्ट्री इन रूरल एरियाज। यस करेक्ट, मतलब ये दोनों जो पॉइंट है वो एग्जैक्टली डीपीएसपी में जो हमने मेंशन किए वो गांधीयन थ्योरी माने जाते हैं। और गांधी जी ने इस तरह से कुछ अपने जो गांधी फिलॉसफी थी उसको इस तरह से फ्रेम किया था, और वो हमने गांधी फिलॉसफी के 2 पॉइंट अपने डीपीएसपी में ऐड किए। चलो ठीक है, डन है, वेरी गुड। अब उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस सेशन। सो सार्थक ने भी ज्वाइन किया है, ठीक है, रहमान, कृतिका, स्वाति, दीपिका, अपर्णा, नीरू, ठीक है, डन। चलो स्टार्ट करते हैं। सो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, और मैं वही एज यूजुअल आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा पहले, फिर उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो कल मैंने आपसे 10 क्वेश्चंस पूछे थे, आई थिंक दिस वाज द लास्ट वन। अब हम एक और क्विज खेलते हैं आपके साथ और आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं ताकि कुछ पॉइंट्स हम एमसीक्यू के थ्रू भी कवर कर पाए। तो अब आप जल्दी से इस क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो और मुझे आंसर बताओ। मेरे ख्याल से शायद इस क्विज में 11 क्वेश्चंस हैं, हम जल्दी से फिनिश करेंगे ये 11 क्वेश्चंस। सर सी। सर ऑप्शन सी। ठीक है, चेक करते हैं। ओके सर ऑप्शन सी। ओके, सो वेल एक मिनट। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट स्वाति, सार्थक, स्मृति, दीपिका, अपर्णा सब बोल रहे हैं कि सर इसका राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो अगर हम लोग बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है? फर्स्ट स्टेटमेंट ये है कि ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट बाय वे ऑफ टैक्सेस एंड अदर रिसीव्ड for the conduct of government business are credited to the consolidated fund of India। yes correct है, राइट। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ, मतलब पर्पस यही है एमसीक्यू का कि थोड़ा सा आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर ले। देखो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया इंडियन गवर्नमेंट का लॉकर नंबर 1 है, कंटीजेंसी फंड इंडियन गवर्नमेंट का लॉकर नंबर 2 है, पब्लिक अकाउंट की अगर बात करें तो ये लॉकर नंबर 3 है, करेक्ट। 266 आर्टिकल में हमने कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को मेंशन किया है, कंटीजेंसी फंड जो है वो 267 में है और पब्लिक अकाउंट भी 267 आर्टिकल में है, करेक्ट। अगर आपको कोई भी पैसा यहां से निकालना है तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि रुपी कम्स रुपी गोज। अगर मैं बोलूं यहाँ पे पैसे आने का सोर्सेस क्या है, तो अगर एक एग्जांपल दूं तो टैक्सेस, करेक्ट। यहां से खर्चा क्या होता है, क्या एक्सपेंसेस होता है, तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो वो क्या है आपका सैलरीज, राइट। सैलरी यानी रुपी कम्स क्या है टैक्सेस और रुपी गोज क्या है सैलरीज, जितने भी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज हो गए, करेक्ट। अच्छा,
अब हम बात करते हैं कंटीजेंसी फंड की। कंटीजेंसी फंड में सोर्सेस क्या है आने का, रुपी कम्स। तो सिंपल सा आप ऐसे मान लो डोनेशंस, राइट। जितनी भी डोनेशंस होती हैं वो सब यहाँ पर आएंगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप दोगे। इसके अलावा वैसे एक प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड भी है, वो भी आपने सुना होगा, और कोविड पेंडेमिक के समय उसको लॉन्च किया था। लेकिन कंटीजेंसी फंड भी है, क्योंकि बड़ा इशू हुआ था कि जब हमारे पास कंटीजेंसी फंड है तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड आपने क्यों लॉन्च किया। तो खैर उसमें कुछ डिफरेंस है, मतलब उसमें क्राइटेरिया होता है कि कंटीजेंसी फंड में आप इतना पैसा डाल सकते हो, लिमिट होती है। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड लिमिटलेस था, तो इस वजह से कोविड पेंडेमिक में एक अलग हमने कंटीजेंसी फंड क्रिएट किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। खैर प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को भी हम एक तरफ करते हैं, हम कंटीजेंसी फंड की बात करें तो रुपी कम्स क्या है, डोनेशन। और यहाँ पे खर्चा क्या होगा, कोई भी कंटीजेंसी या कोई भी पेंडेमिक, कोई भी एपिडेमिक आ जाए, कोई साइक्लोन आ जाए, डिजास्टर आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए कहीं पर, तो यहाँ से सीधा फंड्स रिलीज होंगे, राइट। तो एक्सपेंसेस क्या हो गया, वो उस नाम से ही क्लियर है, यानी यहाँ पे जो रुपी गोज है वो होगा किसी भी इमरजेंसी इशू के ऊपर। अच्छा, अब बात करते हैं पब्लिक अकाउंट क्या है। तो पब्लिक अकाउंट, पहले तो आप ये बात जान लो कि रुपी कम्स यहाँ पे क्या है। पब्लिक अकाउंट में रुपी कम्स है जितना भी आप पीएफ, जब आप गवर्नमेंट जॉब में आओगे तो जो भी आपका पीएफ कटेगा, राइट, जो प्रोविडेंट फंड आपका करता है वो यहाँ पर आपका पैसा जुड़ेगा। और गोस की अगर बात करें तो गोस तो बस कुछ नहीं, सिर्फ आप ही का पैसा आपको विद इंटरेस्ट दे दिया जाएगा। और भारत सरकार इस पैसे का क्या करती है, क्योंकि ये लॉक इन पीरियड होगा, आपने जब पैसा यहाँ पे सबमिट किया, फिर गवर्नमेंट उसका 15 साल क्या करेगी, 20 साल, वो गवर्नमेंट के कुछ, मतलब वैसे गवर्नमेंट डिस्क्लोज नहीं करती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे रॉ की एक्टिविटीज हैं, आईएसआई को टारगेट करना है, या जितने भी, जैसे हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, राइट, कुछ इस तरह के हिडन जो गवर्नमेंट के टास्क होते हैं, वो यहाँ से जो भी पैसा सरकार जनरेट करती है, क्योंकि ये आपका पैसा लगाती है शेयर मार्केट में, और वो पैसे से पैसा जनरेट करके सरकार उसको कहीं पे भी खर्च कर सकती है, उसके बारे में ज्यादा वो डिक्लेयर नहीं करती। तो ये तो रही रुपी कम्स, रुपी गोस, कहां से पैसा होता है, आएगा, और कहां पे पैसा खर्च होगा। अब बात करते हैं कि इन तीनों का पैटर्न क्या होगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको पैसा रिलीज करना है तो यू हैव टू आस्क फ्रॉम पार्लियामेंट, यानी आपको पार्लियामेंट से पूछना होगा बिफोर रिलीजिंग द मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। कंटीजेंसी फंड में आपको गवर्नमेंट को नहीं पूछना, पार्लियामेंट से आप खर्चा कर दो, बाद में पूछ लेना, पार्लियामेंट को बता देना कि सर हमने ये पैसा अर्थक्वेक में वहां लगा दिया, या हमने ऑपरेशन दोस्त सीरिया में कर दिया, या हमने ऑपरेशन कावेरी जो है जाके सूडान में रेस्क्यू ऑपरेशन कर दिया, या हमने ऑपरेशन करुणा कर दिया, म्यांमार में साइक्लोन हिट हुआ था। क्योंकि अगर आपने पार्लियामेंट से पहले पूछा तो पार्लियामेंट तो आपको रला देगी। आपने कहा जी हमें 3 हेलीकॉप्टर्स भेजने ऑपरेशन 2 सीरिया में, और प्लस राहुल गांधी कह रहे 3 की क्या जरूरत है, 1 से काम चल जाएगा। कितने लोग हैं वहां पे बताओ, 1 हेलीकॉप्टर कितने लोगों को लेकर आएगा, पता चला इतने में 6 लोग मर गए सूडान में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है कि भैया पहले रेस्क्यू करो, जो करना है करो, बाद में पार्लियामेंट से पूछ लेना। और लॉकर नंबर 3 एक ऐसा लॉकर है जिसमें पार्लियामेंट को कुछ भी नहीं बताया जाता कि कितना पैसा आया, कितना पैसा यहां से गया। तो रुपी कम्स, रुपी गोज, नो इंफॉर्मेशन टू दी पार्लियामेंट। तो पहले आप मेरे को ये बताओ कि आपको तीनों लॉकर क्लियर हो गए, समझ में आ गए आपको तीनों लॉकर? यस सर। ओके, रहमान Yes, आपको sir. समझ में आया? सार्थक? कंटीजेंसी फंड समझ नहीं आया सर। हाँ, कौन से वाला बताओ? ए वाला हाँ, कंटीजेंसी। कंटीजेंसी। जी कंटीजेंसी फंड। अच्छा, कंटीजेंसी का मतलब रहमान क्या होता है? नहीं मालूम। कंटीजेंसी का मतलब हो गया अर्थक्वेक, कोई डिजास्टर आ गया, तो यहाँ पे जो भी पैसा आएगा डोनेशन से पैसा आता है। मान लेते हैं आपने रहमान कोई डोनेशन गवर्नमेंट को देनी है 1000 रुपीज, तो वो कंटीजेंसी फंड में आ गया, राइट। और फिर यहाँ पे कोई भी अगर अर्थक्वेक आया किसी भी कंट्री में या हमारे यहाँ पर, या कोई भी डिजास्टर, तो सरकार उसका रेस्क्यू ऑपरेशन इस फंड से खर्च करेगी। दैट्स ऑल। ठीक है रहमान? ओके। और इसमें ऑपोजिशन से नहीं पूछना होता, पहले आप खर्चा करो, बाद में ऑपोजिशन को आप बता दोगे। दैट्स ऑल, करेक्ट? कोरोना में जो पैसा जमा किया गया था प्रधानमंत्री फंड, वो कौन सा था? वो उसका क्या काम? वो एक अलग फंड है रहमान, वो गवर्नमेंट ने एक अलग क्रिएट किया था, पीएम प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, राइट।
तो इसीलिए मैंने बताया ना, उसके ऊपर बड़ा विवाद हुआ था। मतलब ऑपोजिशन ने ये बोला था कि जब आपके पास एक लॉकर बना रखा है इस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो आपने ये क्यों बनाया। तो मैंने भी बताया आपको कि इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस था। इसमें एक लिमिट होती है कि इतने लिमिट तक आप पैसा जमा करोगे। पीएमआरएफ में कोई लिमिट नहीं होती। फिर जब आप यहाँ पे पैसा जमा करते हो तो थोड़ा सा आपको बताना पड़ता है कि ये मनी कहाँ से आई। प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में जब आप पैसा सबमिट करते हो तो कोई पूछताछ नहीं होती ज्यादा आपसे कि पैसा कहाँ से आया। तो इस वजह से थोड़ा सा होता है ना कि जब कोविड वाली आफत आ गई तो हमने जानबूझ के एक ऐसा फंड क्रिएट कर दिया ताकि लोग जल्दी से पैसा डालें और हम फटाफट उसको खर्च करें। और इसमें आपको ऑपोजिशन को बाद में भी नहीं बताना। अच्छा, राइट। ओके सर। अच्छा चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। अब आप इसको रीड करो और जल्दी से इसका आंसर बताओ। फाइनेंस कमीशन का क्या रोल होता है, दैट इज द क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंस कमीशन। चूंकि मैंने नहीं डिस्कस किया तो आई थॉट कि मैं आपसे एमसीक्यू के थ्रू इसको कवर कर लूं इन टॉपिक्स को। एक होता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, एक होता है फाइनेंस कमीशन। ये दोनों अलग अलग है, इससे कंफ्यूज मत होना। सर ऑप्शन सी। सी, ओके, लेट मी चेक स्वाति। यस, एनी अदर स्टूडेंट? रहमान, सर ऑप्शन बी। ओके, करेक्ट, ठीक है, देखते हैं। चलो ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ जल्दी से आपको। देखो, सबसे पहले फाइनेंस कमीशन में आपको बता दूं कि फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में मेंशन है। तो पहले तो आप इसको समझ लो। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में मेंशन है। 5 इयर्स के लिए फाइनेंस कमीशन को सेटअप किया जाता है, 5 इयर्स के लिए, राइट। तो एक फाइनेंस कमीशन जो है वो 5 साल के लिए बैठेगा। अभी हमारा 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है और 2020 से लेकर 2025 तक इसका टेन्योर है। अभी 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, करेक्ट। अच्छा, दूसरी बात वो ये कि फाइनेंस कमीशन का रोल क्या होता है। तो सिंपल, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेनली फाइनेंस कमीशन का रोल होता है टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना। जैसे फॉर एग्जांपल कि मैंने इनकम टैक्स दिया 100 रुपए, 100 रुपीज, राइट, और मैं रहता हूं दिल्ली में। और फाइनेंस कमीशन ने एक लिमिट बना दी कि हम इनकम टैक्स को कॉन्करेंट लिस्ट में डालते हैं और यहां से 52 रुपीज जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाएंगे और 48 रुपीज हम दिल्ली को दे देंगे, दिल्ली गवर्नमेंट को। क्योंकि पुनीत कहाँ का रहने वाला है, दिल्ली का, और वो कहाँ जॉब कर रहा है, दिल्ली में। तो उस स्टेट को भी थोड़ा सा हम बेनिफिट दे देंगे। तो ये जो टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट, ये फाइनेंस कमीशन का काम होता है। तो पहली बात तो ये कि ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है कि इट एनकरेज द इनफ्लो ऑफ फॉरेन कैपिटल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना फाइनेंस कमीशन का काम नहीं है। जैसे आप समझ रहे हो ना कि कोई प्लांट लगाना है यहाँ पर किसी फॉरेन कंट्री को या कंपनी को, या मर्सिडीज ने अपना कोई प्लांट लगाना है, तो फाइनेंस कमीशन जो इंटरफेयर कर रहा है कि आप आओ हमारे यहाँ पे प्लांट लगाओ, ये तो गवर्नमेंट का काम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री देखेगी या गवर्नमेंट का कोई और मिनिस्ट्री इसको देखेगी। इट फैसिलिटेट्स द प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। नहीं, पीएसयूज को कितना पैसा अलॉट करना है, वो मिनी रत्ना, महारत्ना, नवरत्ना, वो भी इसका काम नहीं है। और इट एंश्योर्स अ ट्रांसपेरेंसी इन फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, वो भी इसका काम नहीं है। ट्रांसपेरेंसी रखना फाइनेंस मिनिस्ट्री का काम है, वो ट्रांसपेरेंसी वो देखेगी। तो अगर आप देखोगे तो नन ऑफ द स्टेटमेंट ए बी सी गिवन अबव इज करेक्ट इन दिस कॉन्टेक्स्ट। तो ये फाइनेंस कमीशन का काम नहीं है। तो अभी आप एक लाइन में इतना याद रखो, टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंस कमीशन करता है, 5 इयर्स के लिए सेटअप होता है और आर्टिकल है इसका 280। तो प्लीज अपनी कॉपी पेन नोटबुक लेके बैठना। ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं प्लीज इसको राइट डाउन कर लेना अपनी नोटबुक पर। करेक्ट है, तो इसका राइट आंसर है डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। और क्वेश्चन नंबर 3 आप पढ़ो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, यानी पब्लिक फाइनेंस मतलब जनता के पैसे के ऊपर पार्लियामेंट का कंट्रोल कैसे है। यानी सरकार अपनी मन मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। तो क्या क्या पार्लियामेंट किस तरह से कंट्रोल करती है वो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट्स चेक करने हैं। सर ऑप्शन ए।
ए, ओके ठीक है स्वाति, अभी चेक करते हैं। सार्थक ने भी ए बोला है, ठीक है। एंड और बाकी कोई स्टूडेंट आंसर देना चाहे जल्दी से, फास्ट। चलो ठीक है, तो मैं इसका आंसर बता देता हूँ। रहमान, आप आंसर सी। सी। सी, अच्छा रहमान ने बोला सी। सर आंसर डी। डी, ओके। तो सारे स्टूडेंट जो है अलग अलग अपना आंसर बता रहे हैं। चलो मैं इसका आंसर बताता हूँ। देखो सबसे पहली बात तो मेरे ख्याल से पहले स्टेटमेंट की साउंड गुड है, क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम पार्लियामेंट के सामने रखते हैं। अगर आपको याद हो बजट सेशन होता है तो उसमें निर्मला सीतारमण बताती ना कि पिछले साल हमने क्या क्या खर्चा किया। तो होता है रुपी कम्स रुपी गोज, तो हर बजट में एक सेक्शन होता है रुपी कम्स रुपी गोज, लास्ट ईयर पैसा कहाँ से आया कहाँ पे खर्चा हुआ। तो ये एक तरह से पार्लियामेंट्री कंट्रोल है कि हम बता रहे हैं ऑपोजिशन को। अच्छा, विड्रॉवल ऑफ द मनी, ये तो अभी हम कल से डिस्कस कर रहे हैं कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको पैसा निकालना है तो आपको परमिशन लेनी है ऑपोजिशन की या पार्लियामेंट की, बिल्कुल करेक्ट है। अच्छा, वोट ऑन अकाउंट भी मैंने अभी आपको कल समझाया कि मुझे 1/6 दे दो प्लीज, मुझे पैसा चाहिए, मुझे कंट्री को रन करना है। या कोई सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आपको चाहिए, सप्लीमेंट्री ग्रांट्स में आपको समझा देता हूं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैंने किसी योजना के ऊपर 100 रुपीज रखे थे, राइट, और 6 महीने के बाद मुझे लगा कि ओहो गलती हो गई, इसमें तो 150 रुपीज का खर्चा है। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं ऑपोजिशन से, पार्लियामेंट से कि सर प्लीज मेरे को ना 50 रुपीज और दे दो, सप्लीमेंट्री ग्रांट दे दो आप उस योजना के ऊपर। तो ये भी एक तरह से पार्लियामेंट्री कंट्रोल हो गया ना। इसका मतलब कि मुझे 100 रुपए खर्च करने की परमिशन थी, अब मुझे 150 खर्च करने हैं तो भी मुझे 50 रुपए उनसे पूछ के लेने पड़ रहे हैं कि सर 50 रुपीज और दे दो प्लीज। तो बिल्कुल करेक्ट है जी स्टेटमेंट। लेकिन बीच में मिड ईयर कोई रिव्यू होता है, हमने कभी नहीं सुना अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ना हमने कभी न्यूज चैनल पे सुना कि निर्मला सीतारमण 6 महीने के बाद आकर ऑपोजिशन और पार्लियामेंट को बता रही है कि हमने अभी तक ये खर्चा किया। तो ये तो हमने आज तक कभी नहीं सुना, बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। और हाँ, फाइनेंस बिल को हम पार्लियामेंट में रखते हैं, वही मतलब एक तरह से बजट कि हम क्या खर्चा करेंगे, बिल्कुल ये बात सही है। तो उसका राइट आंसर होगा ए। तो लेट मी क्लैप फॉर सार्थक एंड अनुभूति। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको कि इसका राइट आंसर ए होगा। इज इट क्लियर है सबको? आगे चलूं मैं? यस सर। ओके ठीक है, करेक्ट। आगे मूव करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं और करते हैं इसको डिस्कस। यस सर ए। सर ऑप्शन ए। ओके ठीक है, चेक करते हैं। सो वेल मैक्सिमम स्टूडेंट ए बोल रहे हैं, दीपिका ने भी A। ये बोला, पढ़ना ने भी, एंड रहमान भी ये बोल रहा है, सिद्धार्थ ने भी शायद ये बोला है, सार्थक ने भी ये बोला है। ठीक है, यानी मनी बिल अगर राज्यसभा के पास आया, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि मनी बिल राज्यसभा के पास आया और राज्यसभा ने भरपूर अमेंडमेंट कर दी है उसके अंदर, मतलब काफी सारे चेंजेस कर दिए किसी मनी बिल में। या हम ऐसे मान लेते कि कोई हम नया टैक्स लगाने जा रहे हैं या जीएसटी लगाने जा रहे हैं, राइट, और राज्यसभा ने अपना दिमाग लगा दिया कि ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ये स्लैब होने चाहिए, वैसे होने चाहिए। तो भैया लोकसभा का क्या रिएक्शन होगा? तो यहाँ पे ए ऑप्शन देखते हैं, द लोकसभा में स्टिल प्रोसीड विद द बिल एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ द राज्यसभा। बिल्कुल, यानी लोकसभा प्रोसीड कर सकती है वेदर एक्सेप्टिंग और नॉट एक्सेप्टिंग, चाहे तो उनको एक्सेप्ट कर ले और चाहे तो ना करे, राज्यसभा कोई ऑब्जेक्शन नहीं करेगी। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है और इसका राइट आंसर होगा ए, नो डाउट एट ऑल। और कितने दिन के लिए हम राज्यसभा में मनी बिल को भेजते हैं? 14 डेज। 14 डेज के लिए, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मेरा ये है सिद्धार्थ और स्वाति से कि मनी बिल कौन डिसाइड करता है कि दिस बिल इज मनी बिल? ये कौन डिक्लेयर करता है? द स्पीकर। स्पीकर या प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या राज्यसभा का चेयरमैन? सर चेयर। स्पीकर। स्पीकर। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको पहले बता दूं, देखो राज्यसभा का चेयरमैन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जब राज्यसभा का रोल ही नहीं है तो उस क्लास का मॉनिटर का रोल क्या होगा, है ना, जब पूरी क्लास का ही रोल नहीं है उस टॉपिक पे। तो उसका राइट आंसर तो बिल्कुल दीपिका सार्थक लोकसभा स्पीकर होगा, यानी ओम बिरला जी डिसाइड करेंगे कि ये बिल मनी बिल है या नहीं। अब मेरा अगला क्वेश्चन फिर आप लोगों से एक और ये है कि ये पता कैसे लगा ओम बिरला को ये मनी बिल है
मनी बिल की डेफिनेशन किस आर्टिकल में मेंशन है? तो मैं आपको ऑप्शंस दे देता हूं अगर आप कहो तो। ऑप्शन है 352 में क्या मेंशन है? ओके, सो दीपिका मिश्रा ने ऑलरेडी आंसर दे दिया है, तो नो नीड टू गिव दी ऑप्शंस। 110 में मनी बिल की डेफिनेशन है और 109 में उसका पूरा प्रोसीजर मेंशन है। तो प्लीज आप ये दोनों आर्टिकल्स भी अपनी नोटबुक पे नोट कर लेना। 110 में डेफिनेशन है। जैसे अब मैं नया स्पीकर बना तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो क्लासेस लेता था एलएलबी एंट्रेंस की, यूपीएससी की। अचानक मैंने इलेक्शन लड़ा, मैं एमपी बन गया, मैं स्पीकर बन गया। अब मुझे क्या पता कि कैसे मनी बिल चेक करते हैं? तो मेरे को एक बुक दे दी जाएगी, सर ये बुक है, इस आर्टिकल में 110 में लिखा है मनी बिल के फीचर्स, आप मैच कर लो। अगर फीचर्स मैच कर रहे हैं तो उसको बोल देना मनी बिल है। तो लोकसभा का स्पीकर मनी बिल डिसाइड कर लेता है। उसके बाद ये प्लेस कर दिया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पाले में, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी साइन करता है कि यस दिस इज मनी बिल। और फिर मनी बिल सिर्फ शुरू में इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा, देन राज्यसभा, और राज्यसभा में 14 डेज के बाद उसको एक्सेप्ट करे लोकसभा या नहीं, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे ख्याल से आपको मनी बिल का प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट ऑप्शन है ए। चलो जी, वेरी गुड। तो 110 हमें क्लियर है आर्टिकल, और 109। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो पर्णा ने आंसर दे दिया है कि सर राइट आंसर जो है वो 5A है। ठीक है, सर सी। सी। ओके, ठीक है, चेक करते सर हैं। ऑप्शन सी। ओके ओके, अपर्णा शायद चेंज कर रही है आंसर अपना। दीपिका ने डी बोला है, स्वाति ने ए बोला है, अपर्णा ने सी बोला है, और कुछ स्टूडेंट और भी सी बोल रहे हैं। ठीक है, तो चेक करते हैं। देखो, इन इंडिया, रहमान का भी आंसर नहीं है, वेयर इज रहमान? अच्छा, ए होगा सर। यस रहमान। ए। ए, एक प्रभार मिल जाता है ना गवर्नर का दूसरे स्टेट का भी। ठीक है। इन इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। ये तो रहमान रॉन्ग आंसर है। एक गवर्नर 2 स्टेट्स को भी गवर्न कर सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 स्टेट 1 गवर्नर। तो ये बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। उसके बाद आगे प्रभार चलते हैं। मिलता है ना सर। यस रहमान। प्रभार मिलता है ना दूसरे स्टेट का भी, ऐसा तो देखे तो यूपी के गवर्नर, उत्तराखंड के गवर्नर को यूपी का प्रभार मिला था, एस वाई हाँ कुरैशी जिन्होंने आजम खान की यूनिवर्सिटी को मान्यता दिया था। हाँ हाँ, कोई बिल्कुल। मुसलमान, इसी बेस पे मैं बोला हुआ आंसर। हाँ, तो फर्स्ट तो रॉन्ग हो गया ना कि द सेम पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। तो करा जा सकता है, उसको कुछ टाइम के लिए प्रभार दिया जा सकता है, हाँ कि हाँ। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, जब तक सेकंड दूसरा नहीं आ जाता नया। ओके। राइट, अच्छा। द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। नहीं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट तो आप लोगों को बिल्कुल सबको पता होना चाहिए कि जितने भी जजेस हैं, वेदर इट इज हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो खैर ऑब्वियसली है ही, हाई कोर्ट के जजेस को अभी अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। इस वजह से ये स्टेटमेंट हो गया आपका रॉन्ग। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम आगे चलें तो नो प्रोसीजर हैज बीन लेड डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द रिमूवल ऑफ द गवर्नर फ्रॉम हिज और हर पोस्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मैंने कल बातों बातों में आपको बताया था, जब हम बाई कैमरल सिस्टम डिस्कस कर रहे थे, कि हर स्टेट में गवर्नर होता है, और जैसी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज होती है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी एनडीए गवर्नमेंट है, तो 28 के 28 स्टेट्स में जितने भी गवर्नर्स हैं वो सब एनडीए से ही जुड़े हुए लीडर होंगे। लेकिन अचानक, खुदा ना करे, अभी अचानक विड्रॉ हो जाए या डिसॉल्व हो जाए हमारी लोकसभा, और कांग्रेस की सरकार बन जाए, तो हो सकता है कि अभी 28 के 28 स्टेट में, 28 स्टेट्स में कांग्रेस के गवर्नर्स बन जाएंगे। तो कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ मेंशन नहीं है, सिंपल एक पॉइंट लिखा है, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट को आप बोलोगे, प्रेसिडेंट सबको हटा देगा। आप बोलोगे सर इनको अपॉइंट कर दो, प्रेसिडेंट उन सबको अपॉइंट कर देगा। तो कोई प्रॉपर प्रोसीजर मेंशन नहीं है। तो वेरी गुड, इसका राइट आंसर है डी फॉर सी, इसका राइट आंसर होगा। करेक्ट है, डन। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से सभी स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया एक्सेप्ट स्वाति। अच्छा ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। यस,
यानी अगर आपने अमेंडमेंट करना है कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये बिल जो है वो कहाँ पे इनिशिएट होगा? लोकसभा ओनली, लोकसभा में ही आप इसको इनिशिएट कर सकते हो। दिस इज स्टेटमेंट नंबर 1। एंड फेडरल स्ट्रक्चर को, करेक्टर को अगर आप छेड़ रहे हो तो फिर आपको स्टेट असेंबली से भी परमिशन लेनी है। तो वेल रहमान ने लिखा है सर ए। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दिया है इन्होंने ए, ओनली 1। सर ऑप्शन डी। सर ऑप्शन डी। ओके, डी। यस सर। ओके ठीक है, चेक करते हैं। एंड अनुभूति ने भी बी बोला है, सार्थक ने बी बोला है। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। रहमान आप ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब मैंने आपको ये बात बोल दी कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में दोनों हाउस का रोल होगा सेपरेट सेपरेट, तो इसका मतलब ये बात तो कहना बिल्कुल साउंड गुड नहीं आ रही कि इंट्रोडक्शन आप लोकसभा में करोगे। क्यों करोगे भाई? राज्यसभा का पूरा इक्वल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। तो फिर ये बात तो बिल्कुल ठीक नहीं है कि आप ये बोलो कि यहां पर इसी हाउस में इसको इनिशिएट करा जाएगा। और वैसे भी मैं आपको एक फंडा बता दूं, जिस स्टेटमेंट में कहीं पर ओनली आ जाए ना, उसके 95% चांसेस होते हैं कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग होगा। ये भी आप एक पॉइंट, एक फैक्ट बना लो कि अगर कभी ऐसा लगे आपको कुछ कंफ्यूजन हो तो ओनली देखकर उसको इनकरेक्ट मान लेना। अच्छा, दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है कि अगर आपने कोई फेडरल कैरेक्टर चेंज करना है तो आपको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी पूछना है। बट यहाँ पे एक स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ऑल नहीं, 28 के 28 से मैं पूछूंगा और उनसे रेटिफाइड कराऊंगा, नहीं, 50% +1, यानी मोर देन 50% स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रेटिफाइड, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये ऑल जो पॉइंट था ना, ये इसकी वजह से रॉन्ग हो गया। तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, और इसका आंसर होगा डी फॉर दिल्ली। तो आई थिंक होप आपको समझ में आ गया होगा, और कुछ स्टूडेंट ने इसका आंसर बोला है डी। ओके, करेक्ट है। आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पर। यस, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एंड अभी करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे अटॉर्नी जनरल को। देखो अगर आपको कुछ आइडिया हो इसके बारे में। सर सी। सी, ठीक है। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। ओके ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं। देखो सबसे पहले तो आप मेरे को जल्दी से बताओ कि अटॉर्नी जनरल का कुछ आइडिया है आपको, किस आर्टिकल में मेंशन है, फिर मैं आपको अटॉर्नी जनरल के बारे में समझाता हूँ। अटॉर्नी जनरल, हाँ 26। 76 76। हाँ 76 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मेंशन है। 76 का मतलब क्या हुआ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नंबर 5, तो अगर आपको आइडिया हो कि हमारा पार्ट नंबर 5 जो है वो 52 से आर्टिकल से स्टार्ट है और 151 आर्टिकल तक हमारा पार्ट 5 है। तो इसका मतलब अटॉर्नी जनरल पार्ट 5 में आता है। अटॉर्नी जनरल का रोल क्या है, पहले आप इसे लेमैन लैंग्वेज में समझ लो कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई केस फाइल हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इशू चल रहा है ना एक, कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी 28 मई को नई पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं। तो अभी PIL आ गई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, सुप्रीम कोर्ट में, कि भाई इनको क्या राइट है भाई, पार्लियामेंट का अगर इनॉग्रेशन करना है तो द्रौपदी मुर्मू को करना चाहिए। एक तो वो शेड्यूल्ड ट्राइब है, एक वो फीमेल है, एक वो प्रेसिडेंट है। तो फर्स्ट फीमेल शेड्यूल्ड ट्राइब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उनको इनॉग्रेशन करना चाहिए। और इस बेस पर सरकार के ऊपर केस फाइल हो जाए तो सरकार की तरफ से एक लीगल एडवाइजर होगा, लॉ पर्सन एक होगा जो सरकार का पक्ष रखेगा इन दी सुप्रीम कोर्ट। या रफाल को लेकर इशू हुआ था, अगर आपको पता, वो जो चॉपर हमने फ्रांस से खरीदे थे, या कैग की रिपोर्ट के ऊपर एक घोटाला हुआ था। तो ये सारे के सारे केसेस सरकार की तरफ से कौन लड़ेगा? सरकार का लीगल एडवाइजर, और वो कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोसीडिंग्स, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट कर सकता है। सरकार उसको लोकसभा में बुला सकती है कि सर आप आओ प्लीज, जरा ऑपोजिशन को समझाओ। अच्छा, कोई कमेटी बनेगी तो उसका मेंबर भी बन सकता है। वो लोकसभा में सरकार उसको बुला सकती है, वो स्पीच दे सकता है लोकसभा में, बिल्कुल दे सकता है। लेकिन अगर किसी टॉपिक पर वोटिंग होगा तो वो तो देखो कॉमन सेंस है, चूंकि वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो उसको वोटिंग राइट नहीं होगा लोकसभा में, राइट। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। 1 2 3 करेक्ट है, एंड द राइट आंसर इज सी। रहमान आपको समझ में आया? सिद्धार्थ, स्वाति, नीरू, अपर्णा क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है, डन, करेक्ट।
सो आर्टिकल 76 आप याद रखोगे, 110 हमने डिस्कस किया, 109 अभी हमने डिस्कस कर लिया, अटॉर्नी जनरल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। सर सी। ओके ठीक है, देखते हैं, चेक करते हैं। नो सर, सर ए। अच्छा ठीक है, सो यस, एनी अदर स्टूडेंट फास्ट। चलो अच्छा, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ जल्दी से। देखो सबसे पहली बात वो ये कि आप लोगों के लिए लॉ कमीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद दिसंबर करंट अफेयर्स में या नवंबर करंट अफेयर्स में मैंने मेंशन किया हुआ है, मैं भी वो भी शेयर करूंगा आपके साथ नोट्स। नया लॉ कमीशन अभी सेटअप हुआ था आपका, और लॉ कमीशन जो है वो हमारे और ऑप्शन कॉन्स्टिट्यूशन सी। में मेंशन नहीं है, करेक्ट। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, एक होती है स्टैट्यूटरी बॉडी जो पार्लियामेंट्री एक्ट के थ्रू बन जाए, जैसे सरकार और ऑपोजिशन ने मिल के बनाई ये बॉडी, राइट। एक होती है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी होती है जो सरकार अपने दम पर क्रिएट कर दे। तो मैं आपको तीनों का एग्जांपल दे देता हूं, जैसे फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, सेबी, अगर आपने सेबी का नाम सुना हो, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसको हम लोग बोलते हैं पार्लियामेंट्री एक्ट से बना है, तो ये क्या हो गई, स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई, करेक्ट। अच्छा, अब हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखे हैं, ये तीनों के तीनों कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन नहीं है, पार्लियामेंट्री एक्ट से भी नहीं बने, और ये तीनों की तीनों है नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी गवर्नमेंट ने अपने दम पे इन तीनों को क्रिएट कर दिया। तो लॉ कमीशन भी, लॉ कमीशन का पर्पस वही है कि लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी नया रिफॉर्म करना है तो ये कमीशन सजेस्ट करेगा। देखो आप समझ गए ना, सरकार तो बेचारी नौसखिया है, वो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है, उसको कुछ नहीं पता, उसने अपना एक लीगल एडवाइजर हायर कर लिया अटॉर्नी जनरल की तरह, राइट, के रूप में, और एक लॉ कमीशन सेटअप कर दिया कि सर लॉ से रिलेटेड अगर कोई भी इन्वेंशन हो पूरे वर्ल्ड में, यूरोप में कोई नया क्लॉज आता है लॉ को लेकर, तो आप हमें भी बताओ, हम इंडिया में भी लॉन्च कर देंगे। तो वो लॉ कमीशन सरकार ने अपनी हेल्प के लिए बना दिया। नीति आयोग तो प्लानिंग कमीशन जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, प्लानिंग कमीशन, नरेंद्र मोदी जी ने उसका नाम नीति आयोग कर दिया, तो ये हम सबको पता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। और जोनल काउंसिल क्या है वो मैं आपको यहाँ पर आंसर दिखा देता हूं इसका, तो आप देख लो, इसका राइट आंसर तो डी हो गया, यानी तीनों के तीनों नहीं है। जोनल काउंसिल वर सेटअप अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956, और जोनल काउंसिल को हमने रिकॉग्नाइज किया था 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 से, यानी हमने इसे पार्लियामेंट्री एक्ट से बनाया है, लेकिन इसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो आई थिंक होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे चलते हैं, करेक्ट, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप पढ़ो और बताओ इसका राइट आंसर। यानी पार्लियामेंट को अगर इंडिया के किसी पार्ट के लिए कोई कानून कुछ बनाना है, कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करनी है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? विदाउट द आंसर सी कंसेंट होगा, ऑफ एनी स्टेट। सी होगा सर मेरे हिसाब से। ओके ठीक है, तो मैं इसका आंसर आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर, नो डाउट एट ऑल, विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट। आप समझ रहे हो ना, यानी अगर फॉर एग्जांपल हमें बिहार को लेकर, मणिपुर को लेकर, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश को लेकर हमें कोई इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करनी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, केस स्टडी देता हूँ, उससे आपको थोड़ा, हर बात में केस स्टडी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि ताकि आपको क्लियर हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला मालाबार एक्सरसाइज, राइट, मालाबार एक्सरसाइज अगर आपको पता हो तो क्वाड की कंट्रीज के बीच में चल रहा है, क्वाड है ना, हमने डिस्कस किया अपने करंट अफेयर्स में। अब मालाबार एक्सरसाइज सैंक्शन हो गई कि भैया जून के महीने में 2023 22 जून केरला के कोस्ट पर, कोझिकोड पर मालाबार एक्सरसाइज होगी, और ये तीनों कंट्रीज की नेवी आर्मी आएगी। अब केरल के, मेरे से तो पूछा नहीं आपने, तो भारत सरकार कहेगी भाई साहब आपसे क्या पूछना, मैं हेड ऑफ द कंट्री हूं ना, तो जो मैंने बोल दिया वो होगा, अब मैं केरल से नहीं पूछूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं जो बिडेन को ये नहीं बोलूंगा सर एक बार ना मैं केरल से परमिशन ले लूं,
पिनारी विजयन जी से, अगर वो ओके करेंगे फिर ही आप आना, अगर उन्होंने मना करा ना तो सॉरी, फिर हम आपको बुला नहीं पाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या है? विदाउट द कंसेंट ऑफ एनी स्टेट, पार्लियामेंट को पूरा राइट है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। राइट आंसर है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। एक तो सर ऑलरेडी गलत है, एक नंबर 2 में थोड़ा सा कंफ्यूजन। सर ऑप्शन बी। ओके ठीक है स्वाति, चेक करते हैं। एंड अदर स्टूडेंट्स, कृतिका का आंसर नहीं आ रहा, सार्थक, सिद्धार्थ, स्मृति, अपर्णा, नीरू। सर बी। ओके ठीक है, चेक करते हैं। चलो ठीक है, तो मैं इसका जल्दी से आपको आंसर बता देता हूं। द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा आर नॉट द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस। देखो कल मैंने आपके साथ राज्यसभा को डिस्कस किया था, मैंने बोला था वो परमानेंट हाउस होता है, और राज्यसभा, लोकसभा से जैसे हम मॉनिटर चूज करते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, उसी तरह से राज्यसभा का मॉनिटर होता है वाइस प्रेसिडेंट, राइट। अब ये वाइस प्रेसिडेंट क्यों राज्यसभा का मॉनिटर है जबकि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एमपी नहीं होता? तो ये पहले तो ये स्टेटमेंट यहीं पे गलत हो गया, जब मुझे ये बात पता लगी कि वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का एमपी नहीं है और वो उस क्लास का मॉनिटर है, तो ये बात तो हमारी, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब पॉइंट ये आता है कि सर वाइस प्रेसिडेंट को क्यों बनाया मॉनिटर? वाई वी डिड नॉट अपॉइंट, हमने क्यों अपॉइंट नहीं किया उसी मेंबर को जो राज्यसभा से है? रीजन ये है कि वाइस प्रेसिडेंट एक ऐसी पोस्ट है जो बेचारा अभी खाली है, इसे कोई काम नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मैं प्रेसिडेंट हूं और स्वाति जो है वो वाइस प्रेसिडेंट है, तो स्वाति को वाइस प्रेसिडेंट इसलिए बनाया गया कि कभी कोई सुख है दुख है पुनीत जी के साथ, इनको अचानक कोई काम पड़ जाए या खुदा ना करें ये चलते बने, या इनको कोई इनक्यूरेबल डिजीज हो जाए, तो फिर देश का काम ना रुके, स्वाति प्रेसिडेंट बन जाएगी। लेकिन जब तक मैं ठीक ठाक हूं तब तक स्वाति को कोई काम नहीं, ये खाली बैठी है। तो भारत सरकार कहती है स्वाति को कि कुछ करके खा लो, जब तक पुनीत जी बिल्कुल ओके रिपोर्ट है इनकी, तब तक आप राज्यसभा के मॉनिटर ही बन जाओ, कम से कम राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स ही हैंडल कर लो। तो इस वजह से चेयरमैन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, लेकिन डिप्टी चेयरमैन जो है वो राज्यसभा से बनाया जाएगा। अब आप समझिए क्या होगा, खुदा ना करे द्रौपदी मुर्मू जी को कुछ हो जाए, तो जो हमारे धनखड़ जी हैं वाइस प्रेसिडेंट, वो बन जाएंगे प्रेसिडेंट, और जो राज्यसभा का वाइस चेयरमैन है या डिप्टी चेयरमैन है वो बन जाएगा चेयरमैन। ये बताओ, ये बात समझ में आ गई आपको? तो मेरा एक क्वेश्चन है, अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई, तो क्या वो जो डिप्टी चेयरमैन जब चेयरमैन बनेगा तो क्या वो वाइस प्रेसिडेंट बन गया? नो सर। तो फिर वाइस प्रेसिडेंट उस समय कौन है? अगर धनखड़ जी द्रौपदी मुर्मू जी की जगह आ गए और जो डिप्टी चेयरमैन है वो चेयरमैन बन गया, तो अगर आप बोल रहे हो कि सर वो चेयरमैन है वाइस प्रेसिडेंट नहीं है, तो फिर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट का क्या हुआ? तो वो उस टाइम तक क्या खाली है क्या? यस रहमान सर वो तो इंटरिम होंगे ना वाइस प्रेसिडेंट। सर टेम्पररी बनते हैं ना प्रेसिडेंट वो उस टाइम ठीक है, पे। तो देखो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी दे देता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई वाइस प्रेसिडेंट उस टाइम पीरियड में नहीं होगा, ऐसा कोई एसेंशियल नहीं है कि वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट को आपको भरना है। वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट सिर्फ एक बैकअप है, जब प्रेसिडेंट को कुछ हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बन गया, डिप्टी चेयरमैन चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा बन गया, और वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट इस समय खाली है क्योंकि वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट पोस्ट है भी नहीं कि उसके बिना देश का काम नहीं चल रहा। जैसे ही नया प्रेसिडेंट आएगा धनखड़ जी उस चेयर से उठकर वाइस प्रेसिडेंट बन जाएंगे, और डिप्टी चेयरमैन जो है वो डिप्टी चेयरमैन बन जाएगा, और वो वाइस प्रेसिडेंट चेयरमैन का रोल प्ले करने लगेगा। तो आप समझ गए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट उस समय कोई भरने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? अच्छा, तो इसका राइट आंसर अब मैं आपको बता दूं, तो पहला रॉन्ग हो गया। While the nominated members of the two houses of the parliament, यानी वो जो 2 एंग्लो इंडियंस और वो जो 12 नॉमिनेटेड होते थे राज्यसभा में, have no voting right in the president election, ये बात बिल्कुल सही है।
प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इनको वोटिंग राइट नहीं होता। क्यों नहीं होता? मेरा क्वेश्चन है नीरू और रहमान से। ये दो लोग, खैर अब तो ये दो लोगों की तो सीट अब खत्म हो गई, ये 12 लोग प्रेसिडेंट के इलेक्शन में क्यों पार्टिसिपेट नहीं करते? प्रेसिडेंट ही इनको नॉमिनेट करते हैं ना। वेरी गुड रहमान, करेक्ट आंसर है, क्योंकि प्रेसिडेंट ही इनको नॉमिनेट करता है, तो ये इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ठीक है, दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, दे हैव द राइट टू वोट इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बिल्कुल वो पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट से उनका कोई लिंक होता नहीं है। तो इसका राइट आंसर आप समझ ही गए, ओनली 2 इसका राइट आंसर होगा। तो मेरे ख्याल से कुछ स्टूडेंट ने राइट आंसर दिया है, शायद बी, सार्थक ने दिया है बी, करेक्ट है। चलो ठीक है, डन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। Council of Ministers in the center shall be collectively responsible to the Parliament. Second statement है, Union Ministers shall hold the office during the pleasure of the President of India. And third statement, Prime Minister shall communicate to the President about the proposals for legislation. So रहमान ने आंसर दिया है सी, स्वाति ने दिया है बी, सार्थक ने बोला है बी फॉर बॉम्बे। तो ठीक है, मैं जल्दी से आपको इसका आंसर बता देता हूँ। बाकी और स्टूडेंट का सर आंसर ऑप्शन सी। ओके ठीक है नीरू, चेक करते हैं ऑप्शन सी। दीपिका मिश्रा ने आंसर नहीं दिया है, ठीक है। नेहा पवार ने ज्वाइन नहीं किया है, कृतिका का आंसर नहीं आया है, अपर्णा ने बोला 11 सी। चलो ठीक है, देखते हैं। तो जी सबसे पहले अब आप इसको जरा समझ लो। आर्टिकल 75 क्लियरली मेंशन करता है कि जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा को लेकर, पार्लियामेंट को लेकर नहीं। करेक्ट, क्योंकि लोकसभा के दम पर ही हमारी गवर्नमेंट फॉर्म हुई है, तो इस वजह से उसकी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोकसभा को लेकर। तो पार्लियामेंट जो है ना वो वर्ड रॉन्ग है, इसलिए वो स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया। आर्टिकल 75 ही मेंशन करता है contains principle of individual responsibility. It states that minister hold office during the pleasure of the president. बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रेसिडेंट सबको ओथ दिलाता है। तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब ये है कि कल को पीएम प्रेसिडेंट को बोले कि सर इस मिनिस्टर को हटा दो, ये मेरा नया मिनिस्टर है, अब आप इनको, ये हमारे नए केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्टर है, राइट। तो जैसे अभी लॉ मिनिस्टर इन्होंने चेंज करा, किरण रिजिजू थे अगर आपको याद हो, है ना, तो वो अभी हट गए और अभी नए हमारे लॉ मिनिस्टर बन गए। तो बिल्कुल प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट उसको बोलते हैं, करेक्ट स्टेटमेंट। इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, और ये बात बिल्कुल सही है थर्ड स्टेटमेंट की, ये प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है, वो टाइम टू टाइम प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करता रहे, पीएमओ ऑफिस बताता रहता है प्रेसिडेंट को कि देश में हो क्या रहा है। आप इसे ऐसे समझो ना कि कल को पता चला द्रौपदी मुर्मू जाए यूएसए और यूएसए के कि अरे मैम बड़ा गजब, जुलाई में आप आदित्य L1 लॉन्च करने वाले हो, सन की स्टडी करोगे, और द्रौपदी मुर्मू के अच्छा मेरे को तो पता ही नहीं, आपको कैसे पता लगा? तो बड़ी इंसल्ट हो जाएगा ना कि यार बताओ आप प्रेसिडेंट हो, आपको ही नहीं पता आपकी कंट्री में हो क्या रहा है। तो एक एक बात की इंफॉर्मेशन प्रेसिडेंट को पीएमओ ऑफिस देता रहता है। तो जी बिल्कुल करेक्ट है सेकंड स्टेटमेंट भी और थर्ड भी, और इसका राइट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर पे दोबारा आ जाते हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो इसका रॉन्ग हो गया, सेकंड बिल्कुल करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, तो इसका आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे, राइट। तो सार्थक ने और स्वाति ने शायद इसका आंसर दिया है बी, और बिल्कुल करेक्ट है। चलो ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर। लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर बताओ, फिर हम कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। यस फास्ट, सभी आंसर दिया करो, ताकि जितना ज्यादा आप आंसर दोगे उतना ज्यादा आपको चीजें जो है ना रिकॉल होंगी एग्जाम में। ओके सो दीपिका मिश्रा ने आंसर दिया 12C। रहमान बिल्कुल एग्री नहीं कर रहे दीपिका से, उन्होंने बोला है ए। ठीक है, यस
सर ऑप्शन ए। ओके, नीरू ने आंसर दिया है ए। ठीक है नीरू, चेक करते हैं। स्वाति ने भी ये बोला है, सार्थक ने भी ये बोला है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको वन बाय वन। तो हम आते हैं अपने आंसर पर आते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो बिल्कुल आंसर आपका ए है, लेकिन अब देख लेते हैं। मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ये बात बिल्कुल सही है। वो हमने बोला ना कि कोई भी मिनिस्टर अगर बनना चाहता है तो उसको लोकसभा या राज्यसभा कहीं से भी वो इलेक्शन जीत जाए 6 महीने के अंदर, और फिर उन्हीं में से जो विनिंग कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं में से हम मिनिस्टर बनाते हैं। वो भी मैं आपको बताऊंगा, डिस्कस करूंगा अभी आपके साथ। तो अगर बात करें तो मिनिस्टर जो है, कैबिनेट के मिनिस्टर, वो पार्लियामेंट से होते हैं, वेदर लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, और मिनिस्टर होल्ड करते हैं अपने ऑफिस में जब तक उनको कॉन्फिडेंस, इंजॉय कर रहे हैं अपना कॉन्फिडेंस लोकसभा में। यानी जैसे हमने डिस्कस किया था कि बजट फेल हो गया तो पूरी की पूरी प्राइम मिनिस्टर के साथ कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब आप मेजोरिटी में नहीं हो। तो आप मेजोरिटी में हो या नहीं, वो कहां पे क्लियर होता है? लोकसभा में। अगर लोकसभा में किसी बिल में आप फेल हो गए तो उसका मतलब आपकी मेजोरिटी में थोड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया। तो आपका कॉन्फिडेंस कहां पे बना रहना चाहिए मेजोरिटी का? पार्लियामेंट, स्पेशली लोअर हाउस। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन कैबिनेट का जो हेड है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और प्राइम मिनिस्टर तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। तो इसलिए ये स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। तो उसका राइट आंसर होगा ए 1 एंड 2 ओनली। तो वेरी गुड स्टूडेंट। सो क्वेश्चन नंबर 12 राइट ऑप्शन ए। वेरी गुड अपर्णा, वेरी गुड सार्थक, वेरी गुड स्वाति एंड रहमान। सो दिस इज ऑल अबाउट 12 क्वेश्चंस। पहले बताओ जल्दी से, आपको ये पॉइंट समझ में आ गए सब? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, तो अब मैं मूव करता हूं, अपने टॉपिक पर आते हैं। हमने कल राज्यसभा को डिस्कस किया था। अभी हमने क्वेश्चंस के थ्रू राज्यसभा का चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। मैंने आपको बता दिया था कल लोकसभा के बारे में। लोकसभा और राज्यसभा में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा भी यहाँ पे और क्लैरिटी ले लेते हैं। देखो, लोकसभा मेक्स लॉ ऑन मैटर्स, है ना, इन द यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। जितने भी लिस्ट में हमारे सब्जेक्ट हैं उन सब के ऊपर लोकसभा बिल्कुल लॉ बनाती है राज्यसभा के साथ मिलकर। और राज्यसभा की अगर बात करें तो नॉन मनी बिल्स, जितने भी बिल्स होंगे जो मनी बिल नहीं है, उन सब में वो लोकसभा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ में है। ठीक है, डन है। लेकिन जब हम मनी बिल की बात करेंगे तो लोकसभा का स्पेशल रोल है। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करेंगे तो राज्यसभा का स्पेशल रोल है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये पॉइंट तो हम ऑलरेडी अपने एमसीक्यूज में डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम आगे चलते हैं। स्पेशल पावर्स की अगर मैं बात करूं तो एक एक स्पेशल पावर्स देख लेते हैं। राज्यसभा की स्पेशल पावर क्या है कि जब किसी स्टेट के किसी भी टॉपिक को हमें डालना हो या तो यूनियन लिस्ट में या कॉन्करेंट लिस्ट में, तो राज्यसभा को स्पेशल पावर है कि अगर वो चाहे तो 2/3 मेजॉरिटी से वो उस बिल को पास कर सकती है। ये राज्यसभा की स्पेशल पावर है, इसमें लोकसभा का कोई रोल नहीं होता। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मनी बिल तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो स्पेशल पावर फॉर लोकसभा इन मनी बिल। तो मेरे ख्याल से आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से उठाकर अगर हमें कॉन्करेंट और यूनियन लिस्ट में डालना है तो हम किससे परमिशन लेंगे? राज्यसभा से। ठीक है, डन। आगे चलते हैं। अब डीलिमिटेशन कमीशन में आपको जल्दी से समझा देता हूं। देखो, डीलिमिटेशन कमीशन क्या है, पहले आप इसे ऐसे समझ लो कि हर 10 साल के बाद, आफ्टर एवरी 10 ईयर, हमारी एक सेंसस होती है। 1951 से लेकर 2001 तक हमारी सेंसस हुई। राइट, वैसे तो आजादी से पहले से चल रही है। लॉर्ड रिपन ने कहते हैं हमारी सेंसस को स्टार्ट किया था 1881 में। फर्स्ट सेंसस हुई थी इंडिया की। ये 15th सेंसस थी हमारी, 2011 की, सॉरी। राइट, अभी 2021 की बिकॉज ऑफ पेंडेमिक अभी वो नहीं हो पाई। हम उसको करेंगे शायद दिसंबर तक, बोला है अमित शाह ने। तो क्या होगा कि हम हर 10 साल के बाद अपनी सीटें इंक्रीज करेंगे, लोकसभा की और राज्यसभा की, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। अगर आपको याद हो, शायद मैंने आपके साथ डिस्कस अभी किया नहीं है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सीट हम कौन से स्टेट से हम मानते हैं कि इंडिया में आती हैं? 1 और 2 स्टेट्स कौन कौन से हैं? शायद हमने करंट अफेयर्स में पॉइंट डिस्कस किया था। महाराष्ट्र, यूपी, महाराष्ट्र। हाँ, वेरी गुड, है ना, हमने डिस्कस किया था ना, यूपी और महाराष्ट्र। तो मैंने आपको बताया था कि यूपी से 80 एमपी आते हैं और महाराष्ट्र से 48 एमपी आते हैं। अब मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ कि सीटें निकलती कैसे हैं। 50 लाख पॉपुलेशन पर एक सीट बनती है, और उसके बाद 10 लाख पर 10 लाख पर 1 सीट बनती चली जाती है। करेक्ट। अच्छा, अब आप ये समझ लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं ये मानूं कि दिल्ली की पॉपुलेशन, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, दिल्ली की पॉपुलेशन है 1 CR,
राइट, 1 CR। तो आप मुझे जरा बताओगे कि दिल्ली की इस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 1 CR 10 लाख, तो आप जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ दिल्ली से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की कितनी सीटें बननी चाहिए। यस, रहमान, सार्थक, सिद्धार्थ, नीरू, 11। स्मृति। 50 लाख पर एक, बाकी के 60। रहमान आपकी वॉइस बिल्कुल नहीं आ रही। 7 होनी चाहिए सर। 7 होनी चाहिए, ठीक है। अपर्णा ने भी 7 बोला, तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है रहमान आपकी बात। कैसे चेक कर लेते हैं, 50 लाख पर 1 MP, फिर उसके बाद 10 लाख पर 1, 10 लाख पर 1, 10 लाख पर 1, 10 लाख पर 1। तो इसका मतलब अगर आप देखोगे तो 1 CR पर कितनी सीटें हो गई, 6 MP, और फिर उसके बाद एक और 10 लाख है तो 1 प्लस कर दिया तो 7। तो दिल्ली से 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे। और अभी अगर आपको बताओ दिल्ली से 7 MP आते हैं, आपने कल ही मेरे को बताया था, लेकिन दिल्ली की पॉपुलेशन आज 2.25 करोड़ है, ये भी मैंने आपको एक करंट अफेयर्स की क्लास में बताई थी बात। तो अब अगर आप ये पूछो कि सर आप तो कह रहे थे कि दिल्ली से 7 MP आते हैं, पॉपुलेशन आप बता रहे हो 2.25 करोड़, 2,75 लाख, 2 CR 75 लाख, तो ऐसा क्यों? तो अब मैं आपको ये समझा देता हूं कि डीलिमिटेशन कमीशन हमने 1976 के बाद से सेटअप नहीं किया, मतलब हमने सीटें इंक्रीज नहीं करी। अभी जो भी हमारी सीटें चल रही हैं हमारी लोकसभा और राज्यसभा की, वो 1971 से हमने फिक्स कर रखी हैं। अब ऐसा क्यों हुआ? असल में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी का प्लान था डीलिमिटेशन कमीशन सेटअप करने का। तो इंदिरा गांधी ने कहा ठीक है भाई, डीलिमिटेशन कमीशन बिठाओ और जहां जहां पॉपुलेशन ज्यादा है वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंक्रीज कर दो। आपने अगर शायद कभी बचपन में सुना हो, एक प्रोग्राम चला था हम दो हमारे दो, पॉपुलेशन कंट्रोल करो प्रोग्राम है ना, योजना हमने बनाई थी पॉपुलेशन प्लानिंग की। तो साउथ इंडिया वाले तो बड़े समझदार हैं, बड़े एजुकेटेड है, उन्होंने उस प्रोग्राम पे बड़ा काम किया। नॉर्थ इंडिया वालों को वैसे भी कोई प्रोग्राम समझ में आता नहीं, और वो भी जो भी जनसंख्या से रिलेटेड हो। तो हमारे यूपी, बिहार, इन्होंने तो उस योजना को सुना भी नहीं, अनसुना कर दिया। तो यूपी, नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ गई, साउथ इंडिया की पॉपुलेशन कम हो गई। तो साउथ इंडिया वालों ने ऑब्जेक्शन कर दिया, साउथ इंडिया के स्टेट्स ने, कि मैम एक बात बताओ हमारी क्या खता, क्या गलती हो गई हमसे। इंदिरा गांधी ने कहा क्या हुआ, क्यों नाराज हो आप लोग? तो साउथ इंडिया के स्टेट्स ने बोला कि मैम एक बात बताओ, हमने आपके प्रोग्राम पे काम किया, हम दो हमारे दो, हमने बहुत अच्छे से कैंपेन चलाई अपने स्टेट में, हमारे यहाँ की पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई। नॉर्थ इंडिया की पॉपुलेशन में एक्सप्लोजन हुआ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अब कल को अगर MP की सीटें बनेगी तो नॉर्थ इंडिया के MP ज्यादा हो जाएंगे पार्लियामेंट में और साउथ इंडिया के MP कम, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन कम है। तो कल को अगर कोई बिल पास करना होगा तो हमेशा नॉर्थ इंडिया के फेवर में चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक कल्चरल फेस्टिवल है, वो बुल टेमिंग वाला है ना, जब ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर आया कि भैया करने दो, इनका कल्चरल राइट है। तो कल को अगर ये बात पार्लियामेंट में डिस्कस हो तो नॉर्थ इंडिया के MP तो इस फेवर में चले जाएंगे, जी कैंसिल करो जल्लीकट्टू। तो फिर इंदिरा गांधी को लगा यार बात सही है, तो हमने 2026 तक, रहमान ये आपके कल की बात का आंसर है, 2026 तक हमने ये बोल दिया कि नॉर्थ इंडिया वालों कान खोल के सुनो, अपनी पॉपुलेशन को मैनेज करो, मेंटेन करो साउथ इंडिया के बराबर। अब हम कोई डिलिमिटेशन कमीशन नहीं बिठाएंगे जब तक दोनों की पॉपुलेशन इक्वल ना हो जाए। 2026 में डिसाइड करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन, और फिर हम अपनी सीटों को इंक्रीज करेंगे। और यही रीजन है हमारी नई पार्लियामेंट को बनाने का, जो हमारी NDA गवर्नमेंट दलील दे रही है कि पुरानी पार्लियामेंट में अब अगर हमें भविष्य में कुर्सियां ज्यादा लगानी पड़ गई तो वहां पे तो भैया 550 से ज्यादा की स्ट्रेंथ ही नहीं है। और कल को अगर हमें 700 सीटें बनानी पड़ गई लोकसभा में तो चेयर कहां लगाएंगे, छत पर। तो इसलिए हमने पहले से ही प्लान करके एक बड़ा हॉल बना दिया जहां पे कम से कम 1200 लोग बैठ सकते हैं। तो भविष्य आने वाले और 50 साल अब हमें पार्लियामेंट को बनाने की जरूरत नहीं है, हम फुल एंड फाइनल डिलिमिटेशन के अकॉर्डिंग इसको फ्रेम कर दिया, डिजाइन कर दिया हमने। ठीक है, तो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में हमें कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूं, तो ध्यान से सुनना। देखो नीड क्या है इसकी, तो पहले तो ये समझ लो कि टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट ऑफ अ पॉपुलेशन, करेक्ट। कॉम्पोजिशन क्या होता है, डिलिमिटेशन कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वर्क्स इन कोलैबोरेशन विद इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन कमीशन के साथ वो कोलैबोरेट करता है। इसमें कौन कौन होते हैं, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, रिस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर्स होंगे, ये इसके कॉम्पोजिशन है। तो प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। आर्टिकल 82 में मेंशन है कि पार्लियामेंट जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट बना सकती है।
आर्टिकल 170 में मेंशन है कि स्टेट के लिए भी डिलिमिटेशन कमीशन बिठाया जा सकता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, करेक्ट। डिलिमिटेशन कमीशन का एक्ट हमने कब बनाया था? 52 में। और हमने कब कब डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक बिठाया है? 52, 63, 73 और 2002। तो अभी आप मेरे से ये पूछ सकते हो कि सर आप तो बोल रहे थे कि 76 के बाद हमने इसको नहीं बिठाया, हमने इसको रोक दिया। बिल्कुल, हमने 73 के बाद 76 में रिपोर्ट आई थी उनकी, इसलिए मैंने 76 बोला। ये जो 2002 आप देख रहे हो ना, ये हमने इसलिए बिठाया था कि आप अंदर काट छाट कर दो। जैसे हमने वो SC ST को थोड़ा इंक्रीज करा था, जनरल कोटे को कम करा था, टोटल कॉम्पोजिशन 545 ही रखा था, बस उसमें जनरल और SC और ST को थोड़ा ऊपर नीचे कर दिया था। तो वो अंदर ही हमने उसको एडिट किया, ठीक है, इंक्रीज नहीं करी हमने सीटें। तो अभी तक अगर आप देखो तो डिलिमिटेशन कमीशन कितनी बार बैठ चुका है? 1, 2, 3 एंड 4। और इंक्रीज करने वाला हम कब सेटअप करेंगे? 76 के बाद 2026 में, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इशू क्या है। वो मैंने आपको बताया कि 2002 से 2008 डिलिमिटेशन कमीशन वाज डन बेस्ड ऑन 2001 सेंसस। वो जो 2002 में बैठा था डिलिमिटेशन कमीशन, वो 2001 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमने उसको सेटअप किया। और 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 प्रोवाइडेड फॉर दी डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो हमने वो अंदर उसको कम ज्यादा करा सीटों को, वो 87th अमेंडमेंट 2003 से हमने उसको कम ज्यादा किया था सीटों को, करेक्ट। तो खैर यहाँ पे मैं डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में एक पॉइंट आपको और बता दूं कि डिलिमिटेशन कमीशन का लिटरली मीन्स क्या होता है? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग लिमिट्स और बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। डिलिमिटेशन कमीशन इज टू वर्क विदाउट एनी एग्जीक्यूटिव इन्फ्लुएंस, किसी के इन्फ्लुएंस में काम नहीं करता, जो उसने बोला फुल एंड फाइनल होगा। द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट कमीशंस ऑर्डर आर फाइनल एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड बिफोर एनी कोर्ट। किसी कोर्ट में क्वेश्चन नहीं करोगे आप कि इसने ऐसे क्यों किया। और when the orders of the delimitation commission are laid before Lok Sabha or state assembly, they cannot effect any modification in the orders। यानी डिलिमिटेशन कमीशन ने अगर ये बोल दिया कि अब 550 से हम सीटें करने जा रहे हैं 700, तो ना तो पार्लियामेंट इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करेगी और ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, करेक्ट। तो डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर मैं आपसे एक MCQ पूछ रहा हूं, ये एक एग्जाम में आया था, तो आप देखना जो हमने पढ़ा उसके बेस पर क्या इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है? आंसर सी होगा सर। यस, सार्थक। ऑप्शन सी। सो मेरे ख्याल से नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए इस क्वेश्चन में। और स्वाति ने आंसर दिया है सी, ऑप्शन सी। यस नीरू? ऑप्शन सी। हाँ बिल्कुल सी है। देखो हमने बिल्कुल ये डिस्कस कर ही लिया है कि डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में अगर स्टेटमेंट आते हैं तो द ऑर्डर ऑफ द डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट ऑफ लॉ, करेक्ट है। आप बिल्कुल चैलेंज नहीं करोगे कोर्ट ऑफ लॉ में। और पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन, दे कैन नॉट इफेक्ट एनी मॉडिफिकेशन इन द ऑर्डर्स। तो बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट राइट है और इसका आंसर होगा सी, बोथ 1 and 2, करेक्ट। सो वेल, ये रहा आपका डिलिमिटेशन कमीशन जो हमने अभी डिस्कस किया। उसके बाद अब मैं आपको छोटे छोटे 2-3 पॉइंट्स बता रहा हूं, आप जल्दी से इसको सुनते जाना। देखो, लोकसभा पार्लियामेंट की जब प्रोसीडिंग्स की हम लोग बात करते हैं ना, तो एक होता है क्वेश्चन आवर, एक होता है 0 आवर। तो आप इसे जल्दी से ऐसे सुन लो। क्वेश्चन आवर जो है वो 11 to 12 होता है। और अगर ऑपोजिशन को गवर्नमेंट से कुछ पूछना है किसी मिनिस्टर से, तो वो लोकसभा स्पीकर को या राज्यसभा के चेयरमैन को बोलेंगे कि सर मेरे को ना ये पॉइंट पूछना है, आप नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से ये चिट्ठी दे दो और उनको बता दो कि वो मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर कब देंगे। तो वो जो मिनिस्टर है वो ऑपोजिशन के MP को उस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन आवर में देगा। और क्वेश्चन आवर कब होता है? 11 to 1 होता है, उसे बोलते हैं क्वेश्चन आवर, राइट। तो पहले आप इसे ऐसे समझ लो, द मिनिस्टर्स आर नॉट बाउंड टू रिप्लाई। Under this, MPs can raise matters without any prior notice.
Zero hour is a special part of question hour where the members are free to raise any matter that they think is important. However, the ministers are not bound to reply. आप मना भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप चाहो तो आंसर दे सकते हो. इसको हम लोग क्वेश्चन आवर बोलते हैं. और क्वेश्चन आवर में आपको जनरली पहले बताना पड़ता है कि आपका क्वेश्चन क्या है. वो आपको हफ्ते बाद आंसर दे या 10 दिन के बाद आंसर दे. ठीक, एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट. 2014 से क्वेश्चन आवर वाज शिफ्टेड इन द राज्यसभा. राज्यसभा में भी इसको शुरू कर दिया था 2014 से. ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आवर में, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके बाद अगला जो आवर होता है वो होता है जीरो आवर. अब ये जीरो आवर क्या होता है? वो होता है 12 to 1. उसमें क्या होगा? उसमें सिंपल बिना क्या बताए चेंज हुआ है क्वेश्चन आवर में? टाइमिंग है. देखो, क्वेश्चन आवर है 11 to 12, जीरो आवर होगा 12 to 1. क्वेश्चन आवर में आपको बता के क्वेश्चन पूछना है. आपको बता देना है कि सर ये मेरा क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर बता दो, कब दोगे. 12 to 1 में अचानक अटैक किया जा सकता है, अचानक क्वेश्चन रेज किया जा सकता है बाय द ऑपोजिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. किसी भी मिनिस्टर से आप एकदम पूछ लोगे, नितिन गडकरी जी खड़े हो जाओ, लॉ मिनिस्टर जी खड़े हो जाओ, स्मृति ईरानी जी जल्दी से मुझे बताओ आपके इस डिपार्टमेंट में आपने ये एक्शन क्यों लिया. तो इसको हम लोग जीरो आवर बोलते हैं. करेक्ट. तो क्वेश्चन आवर में आप समझ गए क्या डिफरेंस है और जीरो आवर में. अब फॉर एग्जांपल ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आपने मेरे से अचानक क्लास में कोई पॉइंट पूछ लिया तो जीरो आवर. आपने मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछा कि सर आप मेरे को कल बता देना. मैंने कहा ठीक है, मैं आपको कल बताऊंगा. ये क्वेश्चन आवर हो गया. अब फॉर एग्जांपल मैंने आपको आपका क्वेश्चन का आंसर दिया, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, तो आपने मैनेजमेंट से बोला कि सर ने जो बोला वो मेरे को क्लियर नहीं हुआ, तो सर को बोलो प्लीज क्लास के बाद मेरे से अलग से मिले और मुझे इस पॉइंट को समझा दे. इसको बोलते हैं हाफ एन आवर डिस्कशन बोलते हैं. यानी अगर उस समय आपको कोई बात नहीं समझ में आई तो आप मिनिस्टर से एक सेपरेट टाइम ले सकते हो, और वो होता है 5 से 5:30 PM. करेक्ट. और ये होता है MWF, मंडे वेंसडे फ्राइडे. तो हाफ एन आवर डिस्कशन आप समझ गए. हाफ एन आवर डिस्कशन का पर्पस क्या है कि अगर आपको क्वेश्चन आवर में कोई बात नहीं समझ में आई तो आप अलग से टाइम ले लो मिनिस्टर से. उसको हाफ एन आवर डिस्कशन बोलते हैं. वो 1-to-1 काउंसलिंग टाइप होगा. करेक्ट सर ऑन रिकॉर्ड वो भी होता है ना? हाँ जी, हाफ एन आवर भी ऑन रिकॉर्ड रहता है ना? रिकॉर्ड में वो भी आता है ना? क्या रहता है ऑन रिपोर्ट? रिकॉर्ड में वो भी किया जाता है ना? पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में हाफ एन आवर को भी रिकॉर्ड किया जाता है ना? बिल्कुल. ओके. करेक्ट. वो हाँ जी, सर वो मिनिस्टर बाउंड होंगे क्या हाफ एन आवर का डिस्कशन के लिए, मतलब जिससे बिल्कुल. क्वेश्चन पूछा है? बिल्कुल. मतलब उसमें क्या होगा कि आपको बताना पड़ेगा. अगर आप नहीं बता पाए उस आंसर को, उस क्वेश्चन को, उसको नहीं समझ में आया, तो आप हाफ एन आवर डिस्कशन का टाइम ले लोगे और मिनिस्टर उसमें बाउंड होगा उसको बताने के लिए. ठीक है. अच्छा, और उसके बाद एडजर्नमेंट मोशन में आपको बता दूं जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ये बहुत सिंपल है. एडजर्नमेंट मोशन, सॉरी, नो कॉन्फिडेंस मोशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं. आर्टिकल 75. अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन सिंपल इतना ही है कि जैसे अभी हम उस MCQ में डिस्कस कर रहे थे कि बजट के ऊपर कोई डिस्कशन हो रहा है और उसके बाद वोटिंग हुई और सरकार फेल हो गई, तो ऑपोजिशन की कान खड़े हो गए. ऑपोजिशन को लगा यार ये हार कैसे गए इस वोटिंग में, तो इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये मेजोरिटी में नहीं है. तो स्पीकर से रिक्वेस्ट करी जाएगी कि सर पहले तो सारे काम बंद करो, आप पहले इनकी मेजोरिटी चेक करवाओ कि ये लोग हैं कितने. इसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन. तो किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 75 में. और कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा का मतलब क्या, इस लाइन को आप समझ लो कि नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ और सिर्फ कहां पर आएगा? लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा में ही सरकार की मेजोरिटी चेक होगी कि वो 543 में से 272 है या नहीं. राइट. तो यहां पर हम नो कॉन्फिडेंस मोशन कहां पर लेकर आएंगे? लोकसभा में. नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा में नहीं आता. ये बताओ आपको क्वेश्चन आवर समझ में आ गया? क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, हाफ एन आवर डिस्कशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन. यस सर. Yes, sir. क्लियर है. और एक लास्ट पॉइंट कि जो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन होगा उसमें कम से कम कितने मेंबर्स ओके करें तभी उसको इनिशिएट किया जा सकता है? एटलीस्ट 50 मेंबर्स ऑफ द ऑपोजिशन. करेक्ट. तभी उसको एक्सेप्ट करेगा स्पीकर. सर एक सवाल है. हाँ, लोकसभा के 50 MPs, क्योंकि राज्यसभा में तो रोल ही नहीं है ना, तो लोकसभा के 50 MPs, 50 MP ऑफ ऑपोजिशन स्पीकर से रिक्वेस्ट करें, उसको लेटर दें, तभी उस प्रोसीडिंग को, उस प्रोसेस को
स्टार्ट किया जाएगा। सर एक क्वेश्चन है, पार्टी व्हिप क्या होता है सर? पार्टी व्हिप क्या? पार्टी व्हिप, व्हिप जो अच्छा, होता है जो, whip, ठीक है। हाँ व्हिप। आप इसे ऐसे समझ लो कि फॉर एग्जांपल, अब मैं इसी से ऐड करके आपको आंसर दे देता हूं कि कल को मान लेते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन रेज हो गया और बोल दिया गया स्पीकर को कि सर आप प्लीज इनकी मेजोरिटी चेक करो एनडीए गवर्नमेंट की, ये कितने हमें समझ में नहीं आ रहा। स्पीकर ने सरकार से पूछा कि सर कब आप प्रूफ करोगे फ्लोर पे मेजोरिटी? तो मोदी जी ने कहा सर एक काम करो, आज 26 है, 1 जून को श्री गणेश करते हैं, इनको 1 जून को मेजोरिटी दिखा देंगे हम अपनी। तो स्पीकर ने ऑपोजिशन को बता दिया कि सर 1 जून को आप लोग सब रेडी होके आना, 1 जून को हम चेक करेंगे सरकार के कितने एमपी हैं। तो अब ऑपोजिशन वाले भी व्हिप इशू करेंगे अपने सारे एमपीज को कि आ जाना सारे के सारे 1 जून को, वहां पे हम अपनी स्ट्रेंथ दिखाएंगे और सरकार अपनी स्ट्रेंथ दिखाएगी। तो गवर्नमेंट भी व्हिप इशू कर देगी। व्हिप मतलब होता है एक तरह से अनाउंसमेंट, आप मान लो लेमैन लैंग्वेज में, कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया अपने एमपी को कि प्लीज सारे आ जाना, उस दिन कोई बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि उस दिन अगर आप नहीं आए तो सरकार गिरने के पूरे पूरे चांस होंगे। अगर जो नहीं आया सर? अब नहीं आया तो बस फिर तो आप समझ जाओ सरकार के ऊपर संकट आ जाएगा। फिर आपको बड़ा जेन्युइन रीजन देना पड़ेगा स्पीकर को कि मैं सरकार के फेवर में हूं, मैं सरकार का एमपी हूं, मेरी सरकार से गवर्नमेंट से कोई खतरा नहीं है, मेरा फुल सपोर्ट है मोदी जी की गवर्नमेंट को, बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम नॉट एबल टू अटेंड दैट नो कॉन्फिडेंस मोशन। जो नहीं आएगा उसका सदस्यता तो नहीं खत्म होगा? सदस्यता की क्या बात करो रहमान जी, यहाँ तो सरकार ही गिर जाएगी आधे घंटे के बाद। सदस्यता का क्या करना, फ्रेश इलेक्शन होंगे फिर लोकसभा के, ओके सर। है ना। और अगर कॉन्फिडेंस मोशन आप इसे ऐसे समझो ना कि 272 मुझे मेजोरिटी दिखानी थी, अब फॉर एग्जांपल 300 आगे 4 नहीं आए तो सरकार तो बच गई ना, तो सदस्यता नहीं कैंसिल हो रही। मतलब देखो आप पॉइंट समझो, ये 4 क्यों नहीं आए वो मोदी जी समझ गए यार बच्चे की तबीयत खराब थी, लेकिन ये 4 नाराजगी की वजह से नहीं आए, ये मुंह फुला के बैठा हुआ है, नहीं मैं तो बोलूंगा नहीं, मैं तो वैसे ही करूंगा, जब ये बुलाएंगे मैं जाऊंगा ही नहीं। तो इसका मतलब कुछ घबराने वाली बात है कि ये बंदा दल बदलने वाला है। तो फिर यहाँ पे दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ काम कर जाएगा। तो वो डिपेंड करेगा इशू क्या है, मैटर क्या है, व्हाई ही और शी डिड नॉट ज्वाइन दैट पर्टिकुलर सेशन। ओके करेक्ट? ओके, समझ गया, थैंक यू। चलो ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। मैं भी ये नोट शेयर करूंगा आपके साथ। कुछ इसमें पॉइंट्स अभी हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ दी टाइम की वजह से। आप इनको एक बार गो थ्रू कर लेना, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। कोई भी अगर आपको इशू हुआ तो आप मेरे से पूछ लेना। बाकी कल हम लोग एक क्लास और लेंगे और आगे डिस्कस करेंगे जीके के अगले सेक्शंस। करेक्ट? सो थैंक यू वेरी मच। ओके, टाटा, बाय बाय। थैंक यू सो थैंक मच यू सर। सर। बाय बाय। बाय।